नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्टिविटी 5.10। हमारी साइंस की बुक के अंदर जो एक्टिविटी 5.10 है उसे हमने डिस्कस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ डू यू थिंक द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स विल चेंज इन अ ग्रुप। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक ग्रुप के अंदर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन किस तरह से चेंज होती है। इसका मतलब ये है कि ग्रुप के अंदर अगर आप ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में मूव करोगे ना तो एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना कितना ज्यादा आसान होता जाएगा या कितना ज्यादा मुश्किल होता जाएगा वो हमने बताना है। हाउ डू यू थिंक द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स विल चेंज इन अ ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की जो टेंडेंसी है वो किस तरह से चेंज होती है वो हमने बताना है कि ग्रुप के अंदर जब आप ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में मूव करोगे तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होता जाएगा या इलेक्ट्रॉन को लूज करना मुश्किल होता जाएगा वो हमने बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आंसर के ऊपर आते हैं। देखो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो ऐसे कॉलम्स होते हैं ना इन्हें बोलते हैं ग्रुप्स। ऐसे ये काफी सारे ग्रुप्स हैं और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इन्हें बोलते हैं पीरियड्स। तो ये वाला जो फर्स्ट ग्रुप है ना, फर्स्ट ग्रुप यहां से पता लगाते हैं। यहां पे ये जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है हाइड्रोजन और ये जो सबसे नीचे वाला एलिमेंट है फ्रेंसियम, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। जरा पहले ये चेक कर लेते हैं कि हाइड्रोजन और फ्रेंसियम इन दोनों में से किसके लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है और किसके लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना मुश्किल है। मैं ना आपको दो बार एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा, फिर मैं आपको टेक्निकल डिटेल्स भी एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो, हमने फर्स्ट ग्रुप के अंदर ये जो सबसे ऊपर वाला हाइड्रोजन है और ये जो सबसे नीचे वाला फ्रेंसियम है इन दोनों को कंपेयर करना है। हम पता लगाना चाहते हैं कि इन दोनों में से किसके लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है और किसके लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना मुश्किल है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और ये फ्रेंसियम का एटॉमिक नंबर 87 है। फ्रेंसियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 87। हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में है तो इसके पास सिर्फ एक ही शेल होती है, लेकिन फ्रेंसियम 7th पीरियड में है तो इसके पास 7 शेल्स हैं। जो पीरियड नंबर होता है ना उतनी ही शेल्स होती हैं। ये देखो, जैसे सोडियम ये 3rd पीरियड में है तो सोडियम के पास 3 शेल्स होती हैं। पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेशियम 4th पीरियड में है ना तो पोटेशियम के पास 4 शेल्स होती हैं। ये 5, ये 6, ये 7। फ्रेंसियम 7th पीरियड में है तो इसके पास 7 शेल्स हैं। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही शेल है, फ्रेंसियम के पास 7 शेल्स हैं। ये देखो, अगले स्टेप में ये हमने हाइड्रोजन और फ्रेंसियम को बना दिया। ये बीच में हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और इसके पास सिर्फ एक ही शेल है। ये बीच में फ्रेंसियम का न्यूक्लियस है और इसके पास 7 शेल्स होती हैं। फ्रेंसियम का एटॉमिक नंबर 87 है। ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। इसके पास 7 शेल्स होती हैं। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही शेल होती है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। उस एक शेल के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा होता है। इतना क्लियर हो गया ना आपको। अब जरा ध्यान से सुनना। मान लो कि एक ना गार्डन है और गार्डन में ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर आप बैठे हुए हो। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे हमने आपको बिठाया हुआ है। फिर मैं आता हूँ और आपके चारों तरफ एक सर्कल बना देता हूँ। उस सर्कल के ऊपर मैं एक चॉकलेट को रख देता हूँ। अब आपका काम है, आपने चॉकलेट खानी नहीं है। अगर आपने चॉकलेट खानी होगी तो आपको अलग से दी जाएगी। खाने वाली चॉकलेट्स आपको बहुत सारी देंगे। पहले जरा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये जो न्यूक्लियस है इस पॉइंट पे आप बैठे हुए हो, आपके चारों तरफ मैंने एक सर्कल बना दिया है और वहां पर मैंने एक चॉकलेट रख दिया है और हम एक गार्डन के अंदर बैठे हुए हैं। अब उस गार्डन के अंदर ना बहुत सारे और छोटे छोटे शैतान बच्चे हैं, वो आसपास खेल रहे हैं। अब वो जो शैतान बच्चे हैं ना वो आके आपकी चॉकलेट को लेके भाग सकते हैं। आपका काम है कि आपने अपनी इस चॉकलेट को प्रोटेक्ट करना है। तो आप आसानी से इस चॉकलेट को प्रोटेक्ट कर पाओगे ना। भैया आप यहाँ पे बैठ जाओगे, आपने अपने हाथ में गंगा भी ले लिया। अब आपके सामने एक सर्कल है, उसके ऊपर सिर्फ एक ही चॉकलेट पड़ी हुई है। अब आप बड़ा सा गंगा लेके खड़े हो तो आप आसानी से उसे प्रोटेक्ट कर पाओगे ना। अब जरा केस नंबर 2 पे आते हैं। आपने कर ली चॉकलेट प्रोटेक्ट, आपने कर ली, हमने दे दी वो चॉकलेट आपको। अब जरा इस केस में समझो, ये वाला जो पॉइंट है ना जो फ्रेंसियम के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पॉइंट पे हमने आपको खड़ा कर दिया। एक गार्डन है, गार्डन के अंदर इस पॉइंट पे हमने आपको खड़ा कर दिया। अब आपके ऐसे चारों तरफ ये ना इतने सारे 7 सर्कल्स बना दिए हैं और ये वाले जो सर्कल्स हैं इन सर्कल्स के ऊपर हमने टोटल 87 चॉकलेट्स को रखा हुआ है। जो फर्स्ट सर्कल है ना उसमें 2 चॉकलेट्स हैं। ये आपके न्यूक्लियस के बाद ये वाला जो सर्कल है इसमें 2 चॉकलेट्स रखी हैं। उसके बाद 8, फिर अगले में 18, उससे अगले में 32, उससे अगले में 18, फिर 8 और लास्ट में 1।
तो इन सबको ऐड करो तो टोटल 87 आता है। तो टोटल हमने 87 चॉकलेट्स को रखा हुआ है और आप यहाँ पे सेंटर पे खड़े हो और आपके हाथ में एक गंगा भी है, पर क्या कर लोगे? इधर बचाओगे, इधर बचाओगे, इधर बचाओगे, इधर बचाओगे, किधर बचाओगे? ये वाली जो चॉकलेट है देख रहे हो, वो जहाँ पे आप खड़े हो, जिस पोजीशन पे आप खड़े हो उस पोजीशन से कितनी ज़्यादा दूर है और इतनी सारी चॉकलेट्स आपके पास पड़ी हुई है। तो इस गार्डन के अंदर जो बड़े सारे शैतान बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं वो आपकी चॉकलेट्स को उठा के भागने की कोशिश करेंगे। तो आपके लिए इस केस के अंदर अपनी चॉकलेट्स को प्रोटेक्ट करना मुश्किल होगा ना, क्योंकि ये जो चॉकलेट्स हैं वो आपसे जिस पोजीशन पे आप हो उस पोजीशन से काफ़ी ज़्यादा दूर है कि नहीं? अगर सारी एक ही पॉइंट पे पड़ी होती, सारी एक ही जगह पे होती, फिर तो आप आसानी से उन्हें प्रोटेक्ट कर लेते, लेकिन वो अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। न्यूक्लियस से कुछ चॉकलेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा दूर है, इसी वजह से आपके लिए उन चॉकलेट्स को प्रोटेक्ट कर पाना मुश्किल है। जैसे कोई बच्चा इस तरफ से आएगा, आप इस तरफ ध्यान दोगे, इतने में कोई और इधर से आके ये वाली चॉकलेट लेके भाग जाएगा। तो इस केस में ये वाली चॉकलेट को लूज करना इस पोजीशन के अंदर आपके लिए आसान है। सेम ऐसे ही फ्रेंसियम के साथ होता है। अब जरा टेक्निकल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये हमारा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, इसके पास सिर्फ एक ही शेल होती है और उसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो कम है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है। तो न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ना स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, जैसे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस कम है। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालना मुश्किल काम है। लेकिन इस केस के अंदर ये देखो, यहां पे न्यूक्लियस है और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफी ज्यादा दूर है। ये फ्रेंसियम का न्यूक्लियस है और 7th शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफी ज्यादा दूर है। डिस्टेंस बढ़ गया ना न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में। डिस्टेंस ज्यादा होने से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो कम हो जाती है। ये बीच में ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहां पे न्यूक्लियस में है और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफी ज्यादा दूर है। डिस्टेंस बढ़ गया ना, डिस्टेंस इंक्रीज होने से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी कम हो जाती है। तो न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड नहीं किया हुआ, तो इस इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को यहां से इजेक्ट करवाया जा सकता है। क्लियर हो गया? तो फ्रेंसियम के लिए इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है। हाइड्रोजन के लिए इस इलेक्ट्रॉन को लूज करना मुश्किल है। जैसे यहां पे जो चॉकलेट पड़ी थी, कोई बच्चा उसको लेने के लिए आएगा, आपके हाथ में गंगा है, वैसे तो वो डर के भाग जाएगा, आ गया तो आप गंगे को यूज भी कर सकते हो। तो हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा पास है, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहां पे ये जो फर्स्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना उसको तो न्यूक्लियस ने स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है, आगे वाली जो शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी न्यूक्लियस ने स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है। लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत ज्यादा दूर चला गया। तो न्यूक्लियस और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से इसको लूज किया जा सकता है। क्लियर हो गया? तो फ्रेंसियम के लिए लूज करना आसान है, हाइड्रोजन के लिए लूज करना मुश्किल है। ये देखो, ये फ्रेंसियम के लिए लूज करना आसान है, ये एक चॉकलेट को लूज कर सकता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर सकता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ मूव करोगे ना, इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होता जाएगा। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। आपसे ये पूछा गया था ना कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन किस तरह से चेंज होगी ग्रुप के अंदर, तो आपका आंसर ये होना चाहिए, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम एक ग्रुप के अंदर मूव करेंगे, द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज। जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज होती जाती हैं। जैसे हाइड्रोजन के पास एक शेल है, लिथियम के पास 2 शेल्स होती हैं, सोडियम के पास 3 शेल्स होती हैं, पोटेशियम के पास 4 शेल्स होती हैं, रुबिडियम के पास 5 होती है, सीसियम के पास 6 होती हैं और फ्रेंसियम के पास तो 7 शेल्स होती हैं। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे, द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस
द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। जैसे जैसे शेल्स इंक्रीज होंगी वैसे वैसे ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा। और डिस्टेंस अगर इंक्रीज होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी। तो न्यूक्लियस ने इस आखिरी इलेक्ट्रॉन को उतना स्ट्रांगली होल्ड नहीं किया हुआ, तो फिर इसको लूज करना आसान काम है। क्लियर हो गया? तो आप अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन को लूज करना की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान हो जाता है, आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ पाएगा, मतलब आखिरी वाली चॉकलेट आसानी से जाने दोगे आप ना। और उसका रीजन ये है, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती जाती है, ड्यू टू विच द डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेस। ये समझ आया? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है जिसकी वजह से डिस्टेंस इंक्रीज होता है। किसके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होता है? बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। द डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये इंक्रीज होगा जैसे जैसे शेल्स इंक्रीज होंगी। द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेस। विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस डिक्रीजेस। डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाती है। डिस्टेंस जितना ज्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी डिक्रीज हो जाती है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हो, या जो एग्जैक्ट नाम है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आप इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिकल भी काट के सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लिख सकते हो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी, जैसे फोर्स डिक्रीज होगी मतलब न्यूक्लियस ने इतना स्ट्रांगली उसे होल्ड नहीं किया हुआ, हेंस इट बिकम्स इजियर टू लूज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करना फिर आसान हो जाता है। क्लियर हुआ? इस तरह से आप लिख के आओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इस एक्टिविटी का जो फर्स्ट पॉइंट था उसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अभी जो सेकंड पॉइंट है ना इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हाउ विल दिस टेंडेंसी चेंज इन अ पीरियड। अब आपसे ये पूछा जा रहा है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एक पीरियड में किस तरह से चेंज होती है, उसे डिस्कस करना है। ग्रुप में किस तरह से चेंज होती है वो तो हमने डिस्कस कर लिया ना। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एक पीरियड में किस तरह से चेंज होती है, वो हमने डिस्कस करना है। एक पीरियड में, आपको पीरियड क्लियर है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है ना, इन रोज को बोला जाता है पीरियड। तो किसी भी पीरियड में अगर आप लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में मूव करोगे तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी किस तरह से चेंज होगी। इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होता जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज करना मुश्किल होता जाएगा, वो हमने पता लगाना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब आंसर के ऊपर आते हैं। हमने लेफ्ट से राइट मूव करना है, किसी भी पीरियड में मूव कर सकते हैं। ये जो फोर्थ पीरियड है ना इसका देख लेते हैं। ये पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। पोटेशियम के बाद कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर 20 है। फिर आगे 21, फिर 22, 23, 24, 25। आप देख रहे हो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में मूव करते हैं एटॉमिक नंबर लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं। ये जो ऊपर एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं ना, जरा इनकी तरफ ध्यान देना। देखना यहाँ पे 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। जैसे पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है ना, तो पोटेशियम के न्यूक्लियस के अंदर 19 प्रोटॉन्स हैं। तो लेफ्ट से राइट मूव करने पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। और प्रोटॉन्स के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे जैसे आप आगे की तरफ मूव करोगे पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस के अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज होता जा रहा है। अगर न्यूक्लियस के अंदर का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, फिर वो अपने आसपास वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपने सेंटर की तरफ पुल कर लेगा। न्यूक्लियस के अंदर का पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज हो जाएगा ना तो न्यूक्लियस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, तो वो अपने आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ना उनको अपने सेंटर की तरफ पुल कर लेता है, अपने सेंटर की तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है।
और साइज अगर डिक्रीज हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन को लूज करना मुश्किल हो जाएगा। आपको एक और डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं, अभी आपको आधा तो समझ में आ गया होगा। इन दोनों को जरा कंपेयर करते हैं। देखो यहां पर भी 1 2 3 4 शेल्स हैं, यहां पर भी 1 2 3 4 शेल्स ही हैं। लेकिन यहां पे देखो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो ज्यादा है। यहां पे भी शेल्स तो 4 ही है, लेकिन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कम है। अब डिस्टेंस कम कैसे हो गया? जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है ना। ये देखो पीरियोडिक टेबल पे पहुंचे, लेफ्ट से राइट जब हम मूव करते हैं तो 19 20 21 22 एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स है ना वो इंक्रीज होता जाता है, और प्रोटॉन्स के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। अगर न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया तो न्यूक्लियस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। फिर वो आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं ना उन्हें अपने न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ पुल कर लेता है। तो ये जो न्यूक्लियस है वो ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इन सबको अपने सेंटर की तरफ खींच लेगा। जब ये सबको सेंटर की तरफ खींच लेगा हर डायरेक्शन से तो साइज रिड्यूस हो जाएगा। साइज अगर रिड्यूस हो जाएगा, एटम का साइज अगर रिड्यूस हो जाएगा तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था वो न्यूक्लियस के थोड़ा पास आ जाता है। तो मतलब इनके बीच में डिस्टेंस कम हो जाता है। डिस्टेंस अगर कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती होती है। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ गई है। मतलब न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है। अगर ज्यादा स्ट्रांगली इसने पकड़ा हुआ है तो फिर इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना मुश्किल काम है। तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना मुश्किल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करना मुश्किल हो जाएगा। तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। समझ में आया? दोबारा से देखो, लेफ्ट से राइट जब हम जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं वो इंक्रीज होता है। प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज जब इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियस अपने आसपास वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपने सेंटर की तरफ पुल कर लेता है। ये अपने आसपास वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने सेंटर की तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से इसका साइज डिक्रीज होगा, साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस इसके बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा। ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन और ये पास आ जाएंगे ना थोड़ा सा, तो इनके बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा। जब डिस्टेंस कम होता है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। न्यूक्लियस के पास सारा पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में वो काफी ज्यादा बढ़ जाती होती है। अब न्यूक्लियस ने ज्यादा फोर्स लगाई हुई है इसके ऊपर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, न्यूक्लियस ने स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से लूज करना फिर मुश्किल काम है। क्लियर हुआ? तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है। तो आप अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। पीरियड में जब लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं होगा। ये देखो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर था, अब लेफ्ट से राइट काफी आगे आ जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो ये न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना मुश्किल काम है क्योंकि इस न्यूक्लियस ने इसको स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है, तभी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज होती है। अभी उसका रीजन एक्सप्लेनेशन आप ऐसे लिखोगे, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। सबसे पहले तो ये बताना है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। सो द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर वो इंक्रीज हो रहे हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। विद इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज द न्यूक्लियस इज एबल टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अगर न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा
तो न्यूक्लियस अपने आसपास वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपने सेंटर की तरफ खींच लेगा। सो द डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस डिक्रीजेस। ये देखो, न्यूक्लियस अपने आसपास वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपने सेंटर की तरफ खींच लेता है, ये सारे न्यूक्लियस के पास आ जाते हैं। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। पहले इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा था, इसने खींच लिया ना इसको अपने पास, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है। अब अगर इसने स्ट्रांगली पकड़ रखा है तो फिर इस इलेक्ट्रॉन को लूज करना मुश्किल काम है, तभी टेंडेंसी टू लूज डिक्रीज होती है एंड हेंस इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ गया है तो स्ट्रांगली न्यूक्लियस ने पकड़ा हुआ है, देयरफॉर इट बिकम्स डिफिकल्ट टू लूज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करना या रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाता है, तभी कहते हैं टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसलिए इतना टाइम लगा के एक्सप्लेन किया।